कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लैंग्वेज की अपनी अगली क्लास में चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा आपने पिछले क्लास तक जाना, छत्तीसगढ़ी के बारे में आप लोगों ने एक समझ विकसित की। उसके बाद छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य के काल विभाजन को हम लोगों ने समझा, जिसके अंतर्गत भक्ति युग, मध्य युग, फिर हम लोगों ने आधुनिक युग और आधुनिक युग के साहित्य और साहित्यकारों पे परिचर्चाएं की थी। आज हम मूल व्याकरण वाले पार्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। अब तक का जो पार्ट था वो लगभग थ्योरी के समान, मतलब जानकारियां थी आपके पास। अब हम मूल व्याकरण वाले भाग पे आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी के। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, ये है शब्द साधन। शब्द साधन क्या होता है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो PSC है, अगर मेंस वाले जो बच्चे होंगे या जो लिखेंगे रिटन फॉर्म में, तो उनके लिए परिभाषा की तरह पूछ सकता है। और ये रिसेंटली पिछले साल जो सिलेबस अपडेट किया गया है उसमें ये आया है। शब्द साधन की अवधारणा को उन्होंने अब रख लिया है सिलेबस में। तो इसके परिपाटी को आपको समझना ज़रूरी है। इसकी जितनी फ्रेम है, जितना इसके अंतर्गत आता है, वो आपको जानना जरूरी है। हालांकि ये शब्द साधन आपके लिए नया नहीं है। इसको आप जब से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो चाहे अंग्रेजी, तो आप इसको जानते हैं। हालांकि इसका प्रारूप आप अलग तरीके से पढ़ते हो। इसको कोर व्याकरण में आप कभी इसको नहीं पढ़े होंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं शब्द साधन क्या है। तो शब्द साधन की परिभाषा ऐसे आप दे सकते हैं कि शब्द साधन व्याकरण का वह भाग है या वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत शब्दों के प्रयोग के आधार पे, रूपांतर के आधार पे, अर्थ के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे या आगम या उद्भव के आधार पे हम शब्दों का निरूपण करते हैं। ये इसकी एक जनरल परिभाषा हो गई। निरूपण कहने का मतलब है उसके भेद। कहा जाए तो शब्द साधन जो है शब्दों के भेद को इंगित करता है, भेद को निरूपित करता है। अब शब्द आप सभी जानते हैं कि भाषा है तो भाषा में शब्द होंगे, और उन शब्दों का भेद कहने का मतलब अंतर या वर्गीकरण आप समझ सकते हैं। तो किस किस आधार पे व्याकरण के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं, वो ये आधार है, और इसी का निरूपण जो है वो शब्द साधन कहलाता है। तो हम बारी बारी सब पे परिचर्चा करेंगे। उससे पहले हम शब्द के विचार को भी समझ लेते हैं कि शब्द क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि शब्द क्या चीज़ है, शब्द किसे कहते हैं। और शब्द से पहले की अवधारणा में बात करूं तो आपको वर्ण पता होना चाहिए, वर्ण या अक्षर। और इसके बाद, इससे आगे की बात करें तो वाक्य। ये तीन चीज़ें आपको बेसिकली पता ही होनी चाहिए। इनके परिभाषा आपको याद होने चाहिए। ये आपको हिंदी में भी ऐसे ही पूछ सकता है, डायरेक्ट परिभाषा के तौर पे। और इसके अतिरिक्त एक होता है शब्दांश और एक होता है वाक्यांश। वाक्य से वाक्यांश बनता है और शब्द से आप कह लीजिए शब्दांश बनता है। तो ये भी क्या है आपको जानना चाहिए। तो हम सबसे पहले चूंकि शब्द साधन पढ़ रहे हैं तो शब्द से रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। शब्द से पहले वर्ण की अवधारणा आप सभी को पता है कि जो अक्षर या वर्ण यानी भाषा के ध्वनि के जो मूल रूप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वो अपना स्वतंत्र कोई भी अर्थ नहीं देते। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गए, ये सभी वर्ण हैं, अक्षर हैं। तो इनका अगर आप देखें तो ये किसी सार्थक अर्थ की ओर नहीं पहुंचते। हालांकि ध्वनि है और इन्हीं ध्वनियों को मेल से फिर शब्द बनता है। तो शब्द की अवधारणा आती है वर्ण के बाद कि वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से कोई सार्थक जब अर्थ निकले उस शब्द से तो वो क्या कहला जाएगा, शब्द कहलाएगा। मतलब वर्णों के मेल से बनेगा शब्द और उसका कोई एक मीनिंग होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं आ कहूँ
तो एक वर्ण है लेकिन ये किसी चीज का मीनिंग नहीं दिखाता, अर्थ नहीं दिखाता। इसी तरीके से म मैं कहूँ तो म भी एक वर्ण है लेकिन वो किसी का मीनिंग आपको शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको शब्द बना दूँ दोनों वर्णों को जोड़ के, इसको मैं आम कर दूं, तो अब ये एक फल की ओर आपको इंगित कर रहा है, मतलब वो मीनिंग दिखा रहा है, एक फल को बता रहा है। तो यही इसकी अवधारणा है कि वर्णों के मेल से अगर वो सार्थक अर्थ दिखाए तब वो कहलाएगा शब्द। जबकि वाक्य आप सभी को पता है शब्दों के मेल से, अब देखो शब्द जो होता है अपूर्ण अर्थ दिखाएगा, एक सिंगल अर्थ दिखाएगा, एकाकी अर्थ दिखाएगा। जबकि वाक्य जब कहोगे तो वह पूर्ण आपके जो आप कहना चाह रहे हैं उसकी मंशा वो बताएगा। तो वाक्य पूर्ण सेंटेंस होता है, वो पूरा का पूरा जो मीनिंग होता है, भाव होता है, वो लेके दिखाता है। जबकि शब्द जो है एक भाव को दिखाता है। जैसे केवल आम कह रहा हूं तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये फल है, ये एक भाव आपको पता लग गया। लेकिन जब तक मैं उसको वाक्य में प्रयोग नहीं करूंगा तब तक आप ये क्यों है इसके बारे में आप नहीं जान सकते। कि अब मैं कहना चाहूं आम खट्टा है, जब मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा तब आपको पता चलेगा कि इस आम की जो वैल्यू है उस वाक्य के लिए क्या है। तो वाक्य जो है हमेशा पूर्ण अर्थ दिखाएंगे, पूर्ण भाव दिखाएगा। जबकि शब्द जो है एक भाव शो करता है, जिससे आप कोई पूरा का पूरा मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, पूरा भाव नहीं निकाल पाएंगे। और शब्द जो है किसी एक वस्तु को जरूर दिखाता होता है। जबकि वर्ण जो है अपने आप में कोई अर्थ नहीं शो कर सकते, लेकिन ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये तीनों अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको समझने का बात आता है कि ये शब्दांश क्या है, जो शब्द से बना हुआ दिख रहा है आपको शब्दांश। तो शब्द से शब्द का अंश, अगर आप इसका संधि विग्रह करें तो शब्द का अंश वो खुद ही बता रहा है, वो शब्दांश है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो शब्द के अंश होते हुए शब्दांश कहलाते हैं? अगर आप विचार करने का प्रयास करें तो इसका अगर हम परिभाषा गढ़ने की कोशिश करें तो शब्दांश ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं में कोई अर्थ नहीं दिखाते। शब्दांश ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं में कोई अर्थ नहीं दिखाते, लेकिन किसी और शब्द के साथ जुड़ के वो अर्थ दिखाने लगते हैं, मतलब अर्थ उससे भाव आने लगता है। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं आपकी भाषा में? अगर आप विचारें तो आपको दो नाम याद आएंगे, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ये आपके पेपरों में हमेशा पूछता है इस प्रत्यय से दो शब्द बनाइए या इस उपसर्ग के माध्यम से दो शब्द बनाइए। जैसे हम बात करें कार, कार एक शब्द है। कार हालांकि एक वर्ड भी हो जाएगा मीनिंग वाला, उसको छोड़ देते हैं। वाला एक ले लेते हैं, वाला एक शब्द है। अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में कोई मीनिंग शो नहीं करता है, लेकिन ये अगर प्रत्यय की तरह आप इसको इस्तेमाल करें तो यह किसी चीज का मीनिंग बताएगा। जैसे मैं इसको गाड़ी शब्द के साथ जोड़ दूं, गाड़ी वाला, तो ये आपको एक मीनिंग बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो गाड़ी वाला है। तो इसी तरीके से आप उपसर्ग का भी प्रयोग करते हो भाषा में। तो ये सारे जो शब्द होते हैं, मतलब ये जो वाला है ये शब्दांश कहलाता है। ये अपने आप में कोई सार्थक मीनिंग नहीं देगा, लेकिन किसी वर्ड के साथ जुड़ के वो कोई अर्थ दे रहा होगा। इसी तरीके से कई शब्द हैं, आप जानते हैं उन सभी को। तो ये बेसिकली शब्दांश का मीनिंग हो गया, शब्दांश की परिभाषा हो गई। आपने शब्द समझ ली। इसके अंतर्गत यही दो उपसर्ग और प्रत्यय, जितने उपसर्ग प्रत्यय आप जानते हैं सारे के सारे शब्दांश के उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं वाक्यांश में। तो ये बिल्कुल आपको अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वाक्य प्लस अंश, मतलब वाक्य का हिस्सा। तो अब ये क्या है, इसकी परिभाषा जानने का अगर हम प्रयास करें तो वाक्यांश जो होते हैं ऐसे वाक्य होते हैं जो अपूर्ण अर्थ शो कर रहे होते हैं। उसमें किसी एक सेंटेंस की कमी होगी या ये कहें कि वो पूर्ण अर्थ नहीं दिखा पाते, मतलब वाक्य अधूरा सा लगेगा आपको। तो ऐसे कौन से वाक्य आप प्रयोग करते हैं जो अधूरे होते हैं और आखिरी में उसके आपको कोई शब्द जोड़ने के बाद वह पूर्ण होता है? तो अनेक शब्दों के एक शब्द, ये अच्छा उदाहरण है वाक्यांश के लिए। अनेक शब्दों के एक शब्द आप जानते हैं, आपको एक सेंटेंस लिखा होता है जैसे इंद्र को जीतने वाला।
तो जब तक आप इंद्रजीत नहीं लिखोगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से जो अनेक शब्दों के एक शब्द वाले जितने उदाहरण हैं वो सारे के सारे वाक्यांश के अंदर आते हैं। चूँकि हम शब्द साधन पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन सभी विचारों को भी यहीं जान लेना बेहतर होगा, ताकि आप इसमें क्लियरिटी में रहें। इसलिए मैंने इसको यहीं पे डील कर लिया है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक की तरफ, जो कि है शब्द साधन। इनको मैं मिटा देता हूँ। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि शब्द साधन जो है भेद निरूपित करता है। व्याकरण का वो हिस्सा है जो कि भेद निरूपित करता है किसका? शब्दों का। अब इसको भी आप समझ लिए, शब्दों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक क्लास की तरह मानता हूँ, और मेरे क्लास में बहुत से विभिन्न बच्चे बैठे हुए हैं। मतलब इस तरफ मैं बात करूं तो महिलाएं बैठी, इस तरफ मैं बात करूं तो पुरुष बैठे हैं। तो मेरे पास बच्चे, मैं अगर मान लो कि 100 बच्चे हैं मेरे पास, मेरी पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में 50 मेल है, 50 फीमेल है, और सभी ने विभिन्न विभिन्न कलर के, जैसे आप लोग आते हैं क्लास में तो अलग अलग कलर के आप कपड़े पहने होते हैं। तो देखो, आपको बांटने के, आपको वर्गीकृत करने के मेरे पास बहुत से तरीके हो सकते हैं। देखो, बच्चे वही 100 हैं जो मेरी क्लास में बैठे हैं, लेकिन मैं कहूँ कि भाई जितनी महिलाएं हैं वो दाईं तरफ बैठ जाएं, जितने पुरुष हैं वो बाईं तरफ बैठ जाएं। ये वर्गीकरण हो गया किसके आधार पे? लिंग के आधार पे। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो जो लाइट कलर, मतलब हल्के कलर वाले कपड़े पहने हैं, वाइट शेड वाले कपड़े पहने हुए हैं, वो एक तरफ हो जाएं, और जो डार्क शेड वाले कपड़े पहने हैं वो एक तरफ हो जाएं। ये भी एक आधार है मेरे पास। मतलब मैंने रंग के आधार पे, कपड़ों के रंग के आधार पे उसका वर्गीकरण कर दिया। लेकिन बच्चे वही 100 हैं, बस डिस्ट्रीब्यूट किस आधार पे हो जाएंगे इस बार? रंग के आधार पे। तो अब हो सकते हैं इस बार संख्याएं डिफरेंट हो जाए। फिर इसी तरीके से मैं आपको ऊंचाइयों के आधार पे भी बांट सकता हूं, कि मैं कहूं कि भाई जो 6 फीट 5 फीट से ऊपर हाइट वाले, 5.5 फीट से ऊपर जिनकी ऊंचाई है वो दाईं तरफ बैठ जाए, और 5.5 फीट से कम हाइट वाले एक तरफ बैठ जाएं। तो ये भी एक वर्गीकरण है। मतलब मैंने ऊंचाई को आधार बना के उनको वर्गीकृत कर दिया। लेकिन आप सभी जगह पे देख रहे हैं आधार मेरे अलग अलग हैं, पर मेरे पास जो बच्चे हैं 100 बच्चे वो वही हैं। ये आप समझ पा रहे होंगे कि आधार मैंने हर बार अलग अलग रखा है, लेकिन बच्चे मेरे पास वही हैं, बस उन्हीं को मैं अलग अलग आधार पे वर्गीकृत कर पा रहा हूँ। इसी तरह शब्द साधन में जब आप भेद निरूपित करेंगे तो शब्द आपके पास वही हैं जो पूरी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं, वही सारे शब्द हैं, बस उनको वर्गीकृत करने का आधार अलग अलग होगा। तो पहले आधार की तरफ मैं अगर चलूं तो इसको आप बचपन से जानते हो, प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग किसके प्रयोग के आधार पे? शब्द के प्रयोग के आधार पे। तो शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? वाक्य बनाने के लिए। तो शब्द का प्रयोग आप वाक्य में किस रूप में कर रहे हैं, उसी के आधार पे ये वर्गीकरण दिखाता है। जैसे कि वाक्य बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश में अगर आप देखें तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जबकि यही चीज हिंदी में अगर आ जाए आप तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है हिंदी में और फिर वर्ब आता है। तो ये इंग्लिश का वाक्य मेकिंग हो गया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जबकि ये हिंदी के लिए ये है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसी तरीके से हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी सेम टू सेम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। मतलब पहले जो सब्जेक्ट होगा दैट आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होगा। तो इसी वाक्य जब आप बनाते हैं, सेंटेंस मेकिंग करते हैं, अलग अलग काल के अनुसार, अलग अलग लिंग के अनुसार आपके शब्दों में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो प्रयोग के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कई शब्दों को हम लोग कई नामों से जानते हैं। एक ही शब्द को भी हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो कभी वो किसी और रूप में दिखता है और कभी किसी और रूप में मिलता है। तो प्रयोग के आधार पर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं किसी वस्तु या स्थान या किसी का भी नाम। संज्ञा मतलब दैट मीन्स नाम, किसी का भी नाम वो संज्ञा कहलाता है। इसी तरीके से सर्वनाम, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे सभी के बारे में पूरी परिचर्चा करेंगे कि संज्ञा छत्तीसगढ़ में क्या क्या होती है, कैसे होती है।
तो इसके अंतर्गत बेसिकली प्रयोग मतलब वाक्य में आपने प्रयोग किया तो वो शब्द वाक्य में क्या बन रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो ये प्रयोग के आधार पे उस वाक्य में उसने क्या रोल अपना अदा किया है या क्या निरूपित कर रहा है, उसके आधार पे आप इतने हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब प्रयोग के आधार पे कितने कितने मतलब शब्दों को आप कितने तरीकों में बांट सकते हो। संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकती है, क्रिया विशेषण हो सकती है, समुच्चय बोधक हो सकता है, संबंध सूचक हो सकता है या विस्मयादि बोधक भी हो सकता है। तो ये आधार हो गया प्रयोग के आधार पे शब्द का भेद या शब्द का वर्गीकरण, जो कि शब्द साधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा, ये है रूपांतर के आधार पे रूप का अंतर। ये आप जानते हैं, जैसे नाम से ही अगर इसको संधि विच्छेद करें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी शब्दों में अगर आपको डेफिनेशन जानना हो तो हमेशा उसका संधि विच्छेद कर ले, आपको अर्थ और परिभाषा बताने में हमेशा आसानी होगी। तो मैं अगर इसको तोड़ दूं, रूप का अंतर, तो रूप प्लस अंतर ये शो करता है। अगर संधि विच्छेद कर दूं मैं इसको, तो रूपों का अंतर। तो इस सेगमेंट में रूप के आधार पे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था, विद्यार्थियों को मैं रंग के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे या लिंग के आधार पे बांट सकता था, वैसे ही अगर मैं अब शब्दों को रूप के हिसाब से बांटूं, रूप में अंतर के हिसाब से बांटूं, तो कौन से दो प्रकार मिलेंगे मुझको। तो यह आप हमेशा सुनते आए होंगे, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिलता है, विकारी और अविकारी। क्या है विकारी और अविकारी? तो अगर आप ध्यान मेमोरी लगाएं, अगर आपकी पुरानी जो आपने व्याकरण में पढ़ी होगी, हिंदी व्याकरण में, तो आपको याद आएगा, आपने ये दोनों ही शब्द सुन रखे हैं, विकारी और अविकारी। ये होते ही क्या है? विकार, अगर इसका मैं सामान्य अर्थ बताऊं विकार का, विकार मतलब किसी टाइप का परिवर्तन, चेंज, है ना। तो विकार, विकारी शब्द वे शब्द होंगे जिसमें कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन करने के बाद उसका कुछ अर्थ आ रहा हो। ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तित कर दिए और उसमें कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं। जैसे मैंने शब्द उठाया राम या गाड़ी, अब गाड़ी में आप कहें कि मैं इसको परिवर्तित कर देता हूँ, ये मात्रा हटा देता हूँ, तो ये कुछ और बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे चेंजेस करना है विकार के अंदर, ऐसे विकार लाने हैं, ऐसे चेंज करने हैं शब्द में कि उससे कोई अर्थ बने। तो उस टाइप के जितने शब्द होंगे वो विकारी शब्द कहलाएंगे, जबकि अविकारी शब्दों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भाषा में जो शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको करेंगे तो वो कोई भी मीनिंग नहीं देगा। तो इन दोनों के ही बारे में हम उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। जैसे गाड़ी, गाड़ी एक शब्द है, इसमें मैं वाला प्रत्यय लगा दूं तो ये बन गया एक नया शब्द। तो इस टाइप के जो शब्द हैं, मैंने कहा था कि शब्द आपके पास वही रहेंगे, बस चेंजेस क्या होगा उसके आधार पे जब आप वर्गीकृत करोगे तो आपको अलग अलग जगहों पे वो रखना पड़ेगा। तो विकारी शब्द में आप ये कह सकते हैं गाड़ी वाला। इसी तरीके से अगर मैं छत्तीसगढ़ी एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो जैसे शब्द होता है टुरा, टुरा मतलब लड़का। छत्तीसगढ़ी में टुरा का मीनिंग हिंदी में होता है लड़का। अब टुरा में मैं एक कोई ऐसा विकार उत्पन्न करता हूँ जिससे ये शब्द बना रहे और नया भाव आए, तो मैं इसमें जोड़ दूँ मन। मन आप जानते हैं, तो टुरा मन जब लिख दोगे तो ये बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा है, मतलब ये बहुवचन की ओर चले गया। तो देखो, आपने विकार उत्पन्न किया, शब्द में कुछ नया मीनिंग लेके वो आ गया। तो इस टाइप की जितने भी उदाहरण हैं आपके पास, जितने भी आपके शब्दावली में हैं, वो सारे के सारे विकारी शब्द कहलाएंगे। तो इनको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। परिभाषा के तौर पे भी पूछ सकता है आपसे और डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें से कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अविकारी शब्द पे आए तो हिंदी में जैसे या होता है, छत्तीसगढ़ी में भी होता है और होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, ठीक है। तो इस टाइप के शब्द जो है अविकारी, इस पे आप चेंज नहीं कर सकते। इस पे आप कुछ भी चेंज करके नया शब्द बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा, देख लीजिए, है ना। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे आपके। और इसी तरह अगर मैं छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो और को जैसे औ, औदे या औ कहते हैं जो, तो ये औ हो गया,
किंतु परंतु के लिए भी वही इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके के जितने शब्द जो योजक शब्द कहें कायदे से कि दो वाक्यों के बीच में ये जोड़ रहा होता है, दो शब्दों को जोड़ रहा होता है, तो वो सारे के सारे अविकारी के उदाहरण आपके हो गए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, विकारी और अविकारी ये हिंदी लैंग्वेज में भी आपके बहुत काम आनी है, ये अक्सर पूछा जाता है वहाँ भी। ठीक है, तो हमने पहला आधार देख लिया प्रयोग के आधार पे, दूसरा आधार हमने देख लिया रूपांतर के आधार पे, मतलब रूप को परिवर्तित करके, इसके रूप को परिवर्तित करके। फिर हम बात करते हैं तीसरे अर्थ की ओर। अर्थ कहने का मतलब उसका मीनिंग, तो शब्द फिर से वही रहेंगे आपके पास, आपके डिक्शनरी में जितने शब्द हैं। अब उन शब्दों को हम किसके आधार पे वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं? अर्थ के आधार पे। तो अर्थ मतलब मीनिंग, इंग्लिश में इसको मीनिंग कहते हैं, तो उसका कोई मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस आधार पे कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं? तो इस आधार पे दो शब्द माने जाते हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। फिर से अगर इनके नाम को ही आप विवेचित करें, संधि विच्छेद करें, तो आपको पता लग जाएगा। सअर्थक मतलब अर्थ के साथ, और निरर्थक मतलब बिना अर्थ के साथ या अर्थ नहीं। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ होंगे वो सारे के सारे आप अपने डिक्शनरी से उठाएं और रख दें सार्थक शब्द की ओर, और ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं होंगे वो सारे के सारे उठाएं और रख दें निरर्थक की ओर, तो वो उसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ी में निरर्थक शब्द कौन कौन से हैं, या सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण दे, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब सार्थक शब्द आप मान लीजिए जितने शब्द हैं आपके पास जिसके मीनिंग आते हैं, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, कागज, कलम, पहाड़, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सार्थक शब्द की, कि उसका कोई ना कोई मीनिंग वो दे रहा है। अब भाई निरर्थक शब्द क्या है? जब सारे के सारे अब ऐसे कहें तो सारे के सारे जो शब्द हैं वो तो कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, तो फिर निरर्थक शब्द कौन है जो मीनिंग नहीं देते हैं? तो अगर इसमें आप विचार करें तो अमूमन आप लोग बात करते वक्त ये शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस वाक्य में उसका कोई रोल नहीं होता, वो हमेशा फ्लो में निकल जाता है। फ्लो में वो जुड़ के शब्द के साथ आ जाता है, और अगर आप उसको वाक्य से हटा दें तो उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता वाक्य बनाने में, और ना ही उसका कोई मीनिंग होता। ऐसे कौन से शब्द होते हैं ज़रा विचारें तो आपको याद आएगा। अब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कोई मेहमान जब आता है आपके घर तो आप उससे प्रश्न पूछते हैं, चाय वाय पिएगा? कोई आपका मित्र आया तो आप पूछते हैं ना, चाय वाय पिएगा? तो चाय तो ठीक है, चाय के साथ ये वाय क्या है? चाय वाय, चाय सार्थक शब्द है, बट वाय यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये वाक्य में नहीं भी रहेगा। आप चाय पिएंगे या तुम चाय पियोगे ये भी बोल सकते हैं। चाय वाय क्या होता है? तो वाय ये निरर्थक शब्द है। इसी तरीके से बहुत से शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाश्ता वास्ता, चलो नाश्ता वास्ता खा के आते, तो वास्ता, हालांकि वास्ता अगर दूसरे अर्थ में देखें लेकिन उस वाक्य के लिए वो निरर्थक शब्द होगा। इसी तरीके से बहुत से शब्द आप इस्तेमाल करते हो, वो सारे के सारे जो मीनिंगलेस होते हैं। अक्सर ये रिपीटेशन में आता है, जब आप किसी लैंग्वेज को बोल रहे होते तो फ्लो में ये चीज़ें जुड़ आती हैं, ये अशुद्धि है भाषा की। और इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द के उदाहरण है। तो आपको अर्थ के आधार पे भी पता लग गया शब्दों का वर्गीकरण, कि सार्थक कौन से शब्द होंगे जिनके अर्थ आते हैं और निरर्थक जिनके अर्थ नहीं आते हैं। राइट, तो तीनों मैं समझ रखता हूँ कि आपको क्लियर हो रहे होंगे ये तीनों के तीनों। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रकार की ओर, शब्द साधन की, कि व्युत्पत्ति। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लगातार हिंदी जैसे भाषा है उसमें भी ये पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ी में भी पूछा जाता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों की जो है 3 भेद बताए गए हैं। शब्दों के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आप सभी पढ़ते हुए आए हैं, इसका आपको एग्जाम्पल भी याद होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में। तो रूढ़ शब्द कौन होते हैं? रूढ़ जैसे नाम से ही पता लग रहा है, रूढ़ जैसे रूढ़िवादी कहते हैं तो इसी रूढ़ से आया। रूढ़ मतलब पुराना, जो आदिकाल से चला आ रहा हो। तो ऐसे शब्द जो भाषा में पहले से ही उपस्थित हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं,
वो सब क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द। मतलब आपकी भाषा के जो साधारण शब्द हैं, जो सीधे सीधे वाक्य होते हैं, वो सारे के सारे आप रूढ़ शब्द में रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ दूध। दूध एक शब्द है, ये आदिकाल से उपयोग में लाया जा रहा है, तो दूध जो है रूढ़ शब्द है। इसी तरीके से कागज ये रूढ़ शब्द होगा, कलम ये भी रूढ़ शब्द होगा। लेकिन यौगिक शब्द क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक अगर आप रसायन विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अपने सिलेबस के अनुसार, तो आपको पता होगा यौगिक दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये भी वही चीज़ है। यौगिक में क्या होगा, आपने कोई चीज़ ला के उस शब्द में, रूढ़ शब्द में जोड़ दिया है और वो कोई नया शब्द बन गया है। तो इस टाइप के शब्द फिर से वही उपसर्ग और प्रत्यय वाले जितने एग्जाम्पल है वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे यौगिक में। जैसे मैं इसी शब्द को अगर लूँ तो दूध में मैं अगर वाला लगा दूँ तो एक नया शब्द बन के आपके पास आ जाएगा। ये यौगिक शब्द कहलाता है, दूध वाला, राइट। दूध और ये हो गया वाला प्रत्यय लगा के मैंने इसको बना दिया दूध वाला। तो रूढ़ शब्द आप समझ गए, जो मूल शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, या कहें आप जो कि अविकारी है, अभी तक उसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न किया गया है, तो वो सारे के सारे शब्द आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं रूढ़ शब्द के। जबकि यौगिक के लिए क्या होगा, इसी तरीके से आपने उसमें कुछ जोड़ा, मिक्स किया और एक नया शब्द बनाया, तो इसमें अमूमन जो आपके उपसर्ग प्रत्यय वाले उदाहरण हैं वो सारे के सारे इसके उदाहरण बन जाते हैं। फिर अब हम आते हैं फाइनली योग रूढ़ की तरफ। तो योग रूढ़ क्या है, ये दिख रहा है आपको, योग प्लस रूढ़ दोनों दिख रहा है आपको। मतलब इसमें इसकी भी क्वालिटी होगी और इसकी भी क्वालिटी होगी। यौगिक प्लस रूढ़, ये दोनों का मिश्रित फॉर्म है योग रूढ़। तो ये यौगिक की तरह भी होगा और रूढ़ शब्द की तरह भी होगा। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो योग रूढ़ कहलाते हैं? अगर हिंदी में आपको याद हो तो आपको उदाहरण याद आ रहा होगा। चलिए इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। योग रूढ़ में वो सारे एग्जाम्पल जो आप समास पढ़ते वक्त बहुब्रीहि समास में इस्तेमाल करते हैं। बहुब्रीहि समास आपको पता है कि जो शब्द वहाँ का अर्थ न देके किसी अन्य का बोध करा रहा होता है, तो वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल है योग रूढ़ के अंदर आते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लंबोदर। इसमें है लंबा प्लस उदर। अगर इसका संधि विच्छेद आप करें तो लंबा प्लस उदर, तो इसका मीनिंग किसका शो हो रहा है? लंबाई तो एक सामान्य शब्द है, लंबा, लंबा छोटा, और उदर मतलब होता है पेट। अब इसका मीनिंग अगर आप देखें तो ये दिखाता है गणेश जी को, राइट। बहुब्रीहि समाज में ऐसा ही होता है। जैसे दशानन कहते हैं तो 10 है आनंद जिसके, वो है रावण। उसी तरीके से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। तो देखो यहाँ लंबाई है और उदर है, दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। लंबा जो है रूढ़ शब्द है, उदर भी अपने आप में रूढ़ शब्द है, और यौगिक दोनों जुड़ गए हैं इसलिए यौगिक का रूप दिखा रहा है। लेकिन ये अर्थ जो है इसका नहीं दे रहा है। इन दोनों जो शब्द जुड़े हुए हैं उसके अर्थ के बजाय किसी और तीसरे शब्द को डिनोट कर रहा है, तीसरे का भाव दिखा रहा होता है। वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बहुब्रीहि समाज के जितने एग्जाम्पल हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों ही जो व्युत्पत्ति के आधार पे है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये समझ आ गया होगा। तो ये भी आपका क्लियर, ये चौथे नंबर का जो भेद है, आधार है, वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं हम पांचवें अपने आधार पे, ये है आगम या उद्भव। आगम मतलब आना, उद्भव यानी उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति, आगम और उत्पत्ति के आधार पे इसको माना जाता है। तो आगम दैट मीन्स कहीं से आया हुआ। तो शब्द के कुछ ऐसे भी प्रकार होते हैं जो कि एक भाषा में किसी और भाषा से लिए गए होते हैं, किसी और भाषा से आया होता है। कुछ के रूप परिवर्तित होकर आते हैं, कुछ यथावत आप इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये आप बचपन से जानते हैं। तत्सम, तद्भव, ये संस्कृत से रिलेटेड वाले शब्दों को वर्गीकृत करता है। और फिर इनके बारे में बात करेंगे, स्वदेशी, देशज और विदेशज। तो मुख्यतः आगम के आधार पे जो प्रकार हैं, ये 5 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, स्वदेशी, देशज और विदेशज। तो बारी बारी प्रत्येक पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तत्सम
तत्सम शब्द क्या होते हैं आपको पता है। इन दोनों का आधार जो है, आधार ध्यान रखना। अच्छा, शब्दों को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो यथावत इस भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हों। तो जैसे हिंदी में भी तत्सम शब्द होते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ी में भी बहुत से तत्सम शब्द है, क्योंकि अमूमन जो छत्तीसगढ़ी के शब्दावली है वो हिंदी, पूर्वी हिंदी से चूँकि छत्तीसगढ़ी का उद्भव हुआ है, तो बहुत सी शब्दावली एज इट इज़ हिंदी की हम लोग छत्तीसगढ़ी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो तत्सम वो शब्द हो गए जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और उसी के समान लिए गए, जैसे वो संस्कृत में चलते हैं, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, वैसे की वैसे हम लोगों ने उसको उठा लिया है। जबकि अगर तद्भव शब्द की बात करें तो संस्कृत के ही शब्द होते हैं और उसमें कुछ रूपांतर करके, कुछ परिवर्तन करके वो जो है तद्भव के प्रकार में वो चल रहा होता है, उस लैंग्वेज में वो चल रहा होता है। तो इन दोनों तत्सम और तद्भव को समझने का आधार हमेशा संस्कृत भाषा होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी के आधार पर आप इन दोनों को विभेदित करते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो समान रूप से इस भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो तत्सम है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका कुछ रूप परिवर्तित करके हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं वो तद्भव है। तो इनका आधार हो गया तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इन सब के हम डिटेलिंग बाद में करेंगे, इनके उदाहरण हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है आपसे। अब बात करते हैं स्वदेशी और देशज। स्वदेशी शब्द कौन से शब्द होंगे और देशज? अगर नाम से देखें स्वदेशी और देशज लगभग समान लग रहा है कि स्वदेशी का मतलब भी अपने देश का मीनिंग आ रहा है, देशज का मतलब भी अपना ही देशी मीनिंग आ रहा है। तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? तो ध्यान में रखने योग्य बात यह है, जैसे कि इन दोनों शब्दों के वर्गीकरण का आधार संस्कृत है, वैसे ही इन तीनों के वर्गीकरण का आधार अन्य भाषा है। मतलब जिस भाषा में वो है उससे कहीं और भाषा से आई हुई, संस्कृत को छोड़ के, संस्कृत वाले तत्सम और तद्भव हो गए। तो उसके अलावा और भी किसी लैंग्वेज से अगर आपने कोई शब्द अपनी भाषा में लिया हुआ है तो वो सारे शब्द इन तीनों कैटेगरी के अंदर वर्गीकृत होते हैं। तो समझ लेते हैं, स्वदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं, स्वदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका आगम का स्थान आपको पता होता है। मतलब जो भी शब्द आप इस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका सोर्स पता होगा कि जैसे छत्तीसगढ़ी में कोई शब्द है तो क्या किस लैंग्वेज से आई, तो मैं कहा कि मराठी लैंग्वेज से आई। अच्छा, तो इसका हमको आधार पता है और इसमें जो है ये हमारे देश के अंदर, मतलब राष्ट्र की ही कोई और भाषा, ये ध्यान में रखने योग्य बात है, राष्ट्र की ही अन्य किसी भाषा से ऐसे लिए गए शब्द जिनका हमको स्रोत पता हो, वो किस में आते हैं? स्वदेशी। स से स्वदेशी, स से स्रोत। तो याद रखना, इसमें जो होता है स्रोत जो होता है वो आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर मराठी भाषा से हमने लिया है या बंगाली भाषा से लिया है या आसामी लैंग्वेज से लिया है। जबकि देशज ऐसे शब्द होते हैं जो कि राष्ट्र में ही किसी और भाषा, जो राष्ट्र में और भाषाएं चल रही है उससे ही ली गई होती है, लेकिन इसका आगम का आधार आपको नहीं पता। मतलब आप भाषा में इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं और उसका सोर्स नहीं पता। आप नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारी लैंग्वेज की तो नहीं है शब्द, लेकिन आप ये भी नहीं जानते कि किस लैंग्वेज का शब्द है, कि मराठी है कि बंगाली है, क्योंकि देशज शब्द वाले जो शब्द होते हैं वो एक साथ कई और भाषाओं में प्रयोग हो रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री जो है हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है और मराठी में भी राजमिस्त्री ही कहा जाता है, बंगाली में भी राजमिस्त्री ही कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी में भी राजमिस्त्री कहा जाता है। तो बेसिकली भाषाविदों को ये पता नहीं होता कि ये इसकी मतलब मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये शब्द आया था। तो इस टाइप के जितने शब्द होते हैं वो देशज कहलाते थे। इन दोनों में वही बेसिक अंतर है, राष्ट्र की किसी अन्य भाषा से लिए गए ऐसे शब्द जिनका आपको स्रोत पता होता है कहाँ से आया है, राष्ट्र की ही अन्य भाषा से लिए गए ऐसे शब्द जिनका आपको स्रोत नहीं पता होता है, तो वो देशज कहलाते हैं। राइट। अब आखिरी जो बच गया विदेशज। तो अन्य भाषा तो ये है राष्ट्र के बाहर, मतलब राष्ट्र के बाहर जो भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी से भी हम लोग कई शब्द ले लेते हैं, लैटिन जो लैंग्वेज है उससे भी कई शब्द ले लेते हैं, स्पेनिश से भी ले लेते हैं। तो ऐसे जो हमारे राष्ट्र की भाषा नहीं है, हमारे राष्ट्र के अंदर की भाषा नहीं है और उनसे भी हमने शब्द को ग्रहित किया है, वो सारे के सारे विदेशज के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
राइट, इनके बारे में हम पूरा फिर से वन बाय वन डिटेलिंग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में जो शब्द है वो भी पूछता है आपसे, इनका अंतर आपको ध्यान में रखना है, किसको तत्सम कहते हैं, किसको तद्भव कहते हैं, किसको स्वदेशी कहते हैं, किसको देशज कहते हैं और किसको विदेशज कहते हैं। राइट, अब इसके आगे हम लोग चलिए परिचर्चा करते हैं इन्हीं के जो उदाहरण है तत्सम, तद्भव, स्वदेशी, देशज, ये हमारे छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से इसके उदाहरण के तौर पे शब्द चलते हैं, क्योंकि ये पूछता है आपसे डायरेक्ट प्रश्न के रूप में। तो चलिए हम देखते हैं।